हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका आज हमारा 8th सेशन है। उम्मीद करता हूं पिछले सेशन में आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के हमारे सेशन की। चलते हैं फटाफट से हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं, एक टावर के शीर्ष से एक 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग का अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्या होता है, तो अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें हमारे पास दो टाइप के कोण होते हैं। एक तो है हमारा उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। फटाफट से आपको बता देता हूँ। डिटेल में आप पढ़ने के लिए हमारी जो चैनल पे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मैंने सेशन लिया था उसे देख सकते हैं। तो जब भी आप दो कोणों की बात करें यानी दो एंगल्स की, अगर नीचे से ऊपर यानी हॉरिजॉन्टल के साथ जो आपका एंगल बन रहा है ऊपर की तरफ, उसको बोलते हैं उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको बोल देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये होता है आपका हॉरिजॉन्टल के साथ जो हाइट पे कोण बन रहा है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट होता है अवनमन कोण, यानी जो इस क्वेश्चन में दिया गया अवनमन कोण क्या होता है, जो भी आपका ऊपर जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके सरफेस के साथ नीचे की तरफ जो एंगल बन रहा है ये आपका हो गया अवनमन कोण, या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं। तो दो टाइप के आपके जो एंगल्स होते हैं जो पूछे जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो फटाफट से एक बार फिगर आपको बना के दिखा देता हूं। क्या कह रहा है, एक टावर के शीर्ष से, इसको मैंने टावर लेट कर लिया और इसको, ये आपकी 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग होगी, ये होगी बिल्डिंग। अब मेरे को ये कैसे पता चला कि टावर ज्यादा लंबा है या फिर बिल्डिंग, क्योंकि उसने क्या कहा अवनमन कोण है। अवनमन है यानी नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब बिल्डिंग छोटी है टावर से। टावर के शीर्ष से बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच दूरी 50√3 मीटर है, टावर और बिल्डिंग के बीच दूरी यही तो होगी, ये 50√3 मीटर। ये हाइट इसकी आपको निकालनी है टावर की। और ये एंगल कितना, एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होगा, इसका शीर्ष का बोल रहा है। अगर ये शीर्ष मानू तो ये जो एंगल हो गया आपका कितना है, 60 डिग्री, ये गिवन है। ये आपका क्या होगा, पैरेलल ही तो होगा इसके। एक अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो ये भी पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री। ट्रायंगल्स का आपने चैप्टर पढ़ा होगा, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60। ठीक है, हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। अब अगर ये 60 डिग्री है तो, और मेरे पास बेस की वैल्यू गिवन है, मेरे को चाहिए हाइट। क्योंकि अगर ये, इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक्स आ जाए इस वाले हिस्से की, तो मेरे पास वैल्यू ऑलरेडी है 10 मीटर, तो मेरी टावर की हाइट आ जाएगी। टावर की हाइट क्या होगी, हाइट ऑफ टावर। यही तो पूछा है कि टावर की ऊंचाई बताओ, x प्लस में 10, क्योंकि 10 ऑलरेडी है ये वाला हिस्सा, x मैंने इसको लेट कर लिया। अब बेस की वैल्यू है, परपेंडिकुलर चाहिए। तो किस में आता है बेस और परपेंडिकुलर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े हो अगर आपने, किस में आता है, tan थीटा या फिर कोट थीटा, दोनों के सेम है। tan थीटा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कोट थीटा हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर। अब थीटा कितना है मेरा, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, एक्स के। बेस है 50√3। tan 60 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू, सॉरी tan 60 हो गया आपका √3।
इज इक्वल टू 50√3। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालो तो कितनी आ रही है 50 इंटू 3, क्योंकि √3 के √3 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया x हमारा 150 मीटर। हमें चाहिए टावर की हाइट। हाइट ऑफ टावर क्या होगी 150 प्लस में 10 160 मीटर। तो 160 मीटर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो क्या आपका सही उत्तर होगा 160 मीटर। उम्मीद करता हूं आपको एक क्वेश्चन अच्छा समझ आया होगा। ठीक है साथियों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, सेकंड में कह रहा है एबीसी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। सी की वर्तमान आयु बताइए। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये एवरेज का। क्या कह रहा है, ए बी सी की आयु औसत आयु 20 वर्ष है। ए प्लस में बी प्लस सी, औसत आयु अगर 20 है, औसत क्या होता है, यही तो होता है जितने सम टोटल सम डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। तो अगर एबीसी की टोटल आयु निकालूं, एवरेज 20 थी तो टोटल आयु क्या आ गई 60। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, सिर्फ हमने एवरेज का फॉर्मूला लगाया। तो एबीसी की टोटल आयु आ गई 60 वर्ष। आगे क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। 2 वर्ष पहले ए और बी की करंट आयु क्या है हमारी, तीनों की हमें पता कितनी है 60 वर्ष। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग, तो 2 वर्ष पहले ए की आयु क्या होगी और बी की क्या होगी, a-2 और b-2, ये बी की होगी। सी की क्या होगी c-2, क्योंकि एबीसी की हमें आयु तो पता नहीं है, तो हम डायरेक्ट 2 माइनस कर देंगे। 2 वर्ष पहले की बात करूं तो क्या कह रहा है, ए और बी की आयु का योग 2 वर्ष पहले प्लस b-2, सी की आयु से 6 अधिक था। यही कह रहा है आपको इस क्वेश्चन में। ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 अधिक था। तो यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितना आ रहा है, ए प्लस बी -4 इज इक्वल टू सी प्लस में 4, क्योंकि -2 प्लस का 6 प्लस 4 बच जाएगा। तो ए प्लस बी किसके इक्वल आ रहा है, सी प्लस में 8। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा। तो हमसे पूछिए सी की वर्तमान आयु, तो ए प्लस बी की जगह मैं सी प्लस 8 पुट कर सकता हूं यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो सी प्लस 8 पुट करूं अगर ए प्लस बी की जगह, ये हमारा सी एज इट इज रहेगा, टोटल है 60। तो 2c इज इक्वल टू 60 माइनस 8 52। तो c की वैल्यू क्या निकल के आ गई 52/2 26 ईयर्स। तो c की करंट आयु यानी करंट एज क्या होगी 26 साल। फिर से एक बार आपको समझा देता हूं। सबसे पहले हमें गिवन था ए प्लस बी प्लस सी की औसत आयु 20 वर्ष है। तो ए प्लस बी की टोटल आयु होगी 60 वर्ष, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एवरेज था 20। तो अब कह रहे हैं 2 साल पहले ए बी सी की आयु, 2 साल पहले तीनों क्या होगी 2 माइनस हो जाएगा। ए और बी की आयु का योग, 2 साल पहले जो ए बी की आयु थी उनका योग सी की आयु से 6 अधिक था। तो ए प्लस बी की यहाँ से वैल्यू निकला है सी प्लस 8, और सी प्लस 8 ए प्लस बी की जगह मैंने पुट कर दिया। तो सी की आयु आ गई 26 साल। अब आपसे पूछ सकता है ए और बी की आयु बताओ, करंट आयु। तो ए और बी की अगर मैं निकालना चाहूँ तो किसके इक्वल है, ए प्लस बी की आयु आ रही है सी प्लस 8। तो ए प्लस बी की टोटल आयु क्या निकल आएगी हमारी सी प्लस 8 यानी 34। तो ए प्लस बी की आपसे टोटल आयु भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपके CGL 2023 में पूछे गए थे, जो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, जैसा कि आपने देखा ही होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। अब थर्ड में क्या कह रहा है, थर्ड में गिवन है एक समवृत्त घनाभ की लंबाई
चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात। समवृत्त घनाभ कौन सा होता है? जो आपका बिल्कुल क्लोज्ड होता है। समवृत्त यानी क्लोज, बिल्कुल बंद हो जो। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:3:2 दिया गया है। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है तो इस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने घनाभ यानी क्यूबॉइड पढ़ा हो तो उसमें हमारा सबसे पहले लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो गिवन है 6:3:2, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। और एक हमें एरिया गिवन है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम आपको निकालनी है यानी आयतन निकालना है। तो अगर आपने घनाभ पढ़ा हो तो घनाभ के एरिया का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। एरिया क्या होता है क्यूबॉइड का या घनाभ का? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस में HL, यही होता है फॉर्मूला। तो अगर हमें आयतन निकालना है तो आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? आयतन या फिर वॉल्यूम बोल देते हैं। ये होता है हमारा LBH। किसी भी क्यूबॉइड का आपको आयतन निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा LBH। अब LBH तीनों का रेशियो तो हमें गिवन है 6:3:2, लेकिन ये नहीं पता कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी होगी। तो इस तरह के जब भी आप क्वेश्चंस को सोल्व करो तो सबसे पहला मेथड मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, जो शॉर्टकट मेथड है जिसमें आपको ना तो कोई फॉर्मूला लगाना है ना कुछ लगाना है। वो हमारा शॉर्टकट मेथड क्या है? वो होता है कि आप इन तीनों का पहले मल्टीप्लाई करो। कितना आ रहा है? 6:3:2 आपको रेशियो गिवन है ना, तो तीनों के अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा? 6:3:2, 18 दूनी 36 और एक साथ कांस्टेंट आएगा कुछ। अब इन 6:3:2 को मैं एक को 6x एक कांस्टेंट मान लूं, 3x और 2x, यही बनेगा रेशियो। और यहाँ आ जाएगा x क्यूब, 36x क्यूब आएगा आपका। x की वैल्यू अब हम निकाल लेंगे। ये मेथड बता रहा हूँ कि शॉर्टकट आपको बिना कोई फॉर्मूला लगाए कैसे आंसर, तीनों की मल्टीप्लाई कर दी रेशियो की। अब जो आंसर आपको देखना है ऑप्शंस में से वो क्या होगा? 36 का मल्टीपल, जो 36 से डिवाइड हो रहा है सिर्फ वही आंसर होगा। पहले तो आप ये वाला मेथड लगाएंगे क्योंकि ये टाइम सेविंग है। सबसे पहले आप वो देखेंगे ऑप्शन जो 36 से डिवाइड हो रहा है, चारों को आप चेक करेंगे। अगर एक से ज्यादा 36 से डिवाइड हो रहे हैं तो फिर तो आपको आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर कोई एक ही 36 से डिवाइड हो रहा है फिर तो डायरेक्ट आप आंसर लिख देंगे। जैसे पहला है हमारा 4650, आप इसको 36 से डिवाइड करके देख लेंगे हो रहा है या 4500, 4200 या फिर 4800। अगर कोई हो रहा है 36 से डिवाइड, चारों को चेक करेंगे। एक से ज्यादा हो रहे हैं फिर तो फॉर्मूले से सोल्व करो। अगर कोई एक ही हो रहा है फिर डायरेक्ट आप आंसर लगा के आ जाए। तो ये था शॉर्टकट मेथड। अब आपको डिफाइन करके बता देता हूँ कैसे होगा। तो हमारा रेशियो हो गया 6x, 3x और 2x। इनके वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा। लेंथ होगी 6x इंटू ब्रेड्थ 3x, 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 6x। तो 2 इंटू यहाँ आ गया हमारा 18x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस में 12x स्क्वायर। किसके इक्वल है एरिया? 1800 के। 2 से काट दो इसको, 900 बच जाएगा। 900 इज इक्वल टू 18 और 6 24, 24 और 12 36, 36x स्क्वायर। यही आएगा आपका 24 और 12 36। तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 900 डिवाइड बाय 36। तो 36 से अगर काटूं या 9 से काट देता हूँ पहले 4 पे और ये गया 100 पे, 25 निकल आई x स्क्वायर की वैल्यू, यानी x हो गया हमारा 5। अब x की वैल्यू अगर 5 निकल आई तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कितनी आ जाएंगी? x की जगह आप 5 पुट कर देंगे। 6 इंटू 5 रेशियो 3 इंटू 5 और 2 इंटू 5, तो क्या वैल्यू निकल आई? 30, 15 और 10। ये हमारी एक्चुअल लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी। बस तीनों की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे। 30 इंटू 15 इंटू 10, 15 3 45, तो क्या आ गया? 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका करेक्ट आंसर। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर, जिसमें आपका वॉल्यूम ऑफ एरिया, ये सभी फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए।
तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है? फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यदि उसे पूरी यात्रा करने में कुल 12 घंटे लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। क्या कह रहा है कि विपिन एक यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर और शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष कितनी बच गई? 2/3 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल टाइम उसको लगा 12 घंटे। ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एक हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। अब यहाँ 2 स्पीड गिवन है तो हमको एवरेज स्पीड निकालनी होगी। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये गिवन होता है हमें। तो टोटल डिस्टेंस हमें निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम। टोटल टाइम हमें गिवन ही है ऑलरेडी 12 घंटे। तो अब अगर हम एवरेज स्पीड निकालने तो हमारे पास डिस्टेंस यानी कुल दूरी निकल आएगी। तो चलिए एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। तो 1/3 30 किलोमीटर की चाल से चल रहा है। क्या गिवन है? 1/3 दूरी 30 की चाल से और एक 40 की। तो एक हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एलसीएम मेथड, सबसे सिंपल मेथड है आपका। 30 और 40 ले लिया, एलसीएम आ गया 120, ये आ गया 4 और यहाँ पे 3। अब 1/3 दूरी तय की थी ना 30 के, तो इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/3 करी थी इससे, तो यहाँ 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाए। ऐसे ही आपका इंटू में क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 2/3। तो अब अगर आंसर निकालूं तो कितना आ जाएगा? इसकी एफिशिएंसी टोटल कितनी आ गई? अब हमारी 3 से काटूं तो 40 आ रहा है, तो ये आ गया 80/3 डिवाइड बाय टोटल एफिशिएंसी। 3 से 3 कट गया, ये आ गई 4 12 13/3 प्लस 2 6 आ गया, 19/3 आ गई, यानी 80/19। ये आपकी निकल के आ रही। ठीक है साथियों, तो क्या निकल के आ गया हमारा? 80/19 निकल के आ रहा है। तो अभी एवरेज स्पीड की जगह इसको पुट कर देंगे, इनटू में टाइम कर देंगे, आपका आंसर निकल के आ गया। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है जब भी आपका एवरेज स्पीड से रिलेटेड कंसेप्ट पूछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 5th क्वेश्चन। अब 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 5th क्वेश्चन में कह रहा है यदि पी और क्यू का रेशियो 3:4 है, क्यू और आर का रेशियो 4:7 है। पी और क्यू 3:4, क्यू और आर 4 और 7। तो क्या निकालना है? पी प्लस क्यू का रेशियो क्यू प्लस आर का रेशियो आर प्लस पी। एक बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उससे रिलेटेड है। हमें निकालना है पी प्लस क्यू रेशियो क्यू प्लस आर रेशियो आर प्लस में पी। बस जो पी क्यू की वैल्यू है पुट कर दो जहाँ भी पी क्यू आर की। उसके लिए आपको एक चीज चेक करनी होगी कि जो क्यू की यहाँ पे वैल्यू है और यहाँ पे सेम है, दोनों जगह आप देख सकते हैं सेम है। अगर सेम ना हो तो आप सेम बनाएंगे मल्टीप्लाई करके।
तो अब तो सेम है, तो डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, P प्लस क्यू, P और क्यू की वैल्यू 3 4, क्यू आर की 4 7, आर पी की 7 और 3। तो आपका आंसर यहाँ निकल के आ गया 7 11 और 10, ये प्लस हो जाएगा। तो 7:11:10 विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपका यही करेक्ट आंसर होगा, 7:11:10। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा आपको। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है, नेक्स्ट है अब हमारा 6th क्वेश्चन। अब 6th क्वेश्चन में कह रहा है 25 46 और y का औसत 11 है, तो y का मान बताओ। फिर से एवरेज का क्वेश्चन, तो एवरेज वाला चैप्टर भी आप अच्छे से करें। क्या कह रहा है, 25 46 और y का औसत जो है वो कितना है, 11 है। इनका औसत 11, y का मान बताना है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप निकाल लेंगे। इसके लिए आपको 30 सेकंड का समय देता हूँ। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट से, और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी बेहतरीन सेशन आपको प्राप्त होते रहे। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। बहुत ही हमारा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जो एवरेज हमारा मेथड होता है। क्या, टोटल नंबर्स 25 प्लस 46 प्लस y डिवाइड बाय कितने नंबर हैं, 3 इक्वल टू 11। तो क्या निकल के आ गया आंसर, 25 प्लस में 46 प्लस y इज इक्वल टू 33। y की वैल्यू कितनी निकल आई, 33 माइनस ये हो गया 60 और आपका 71। आंसर की अगर बात करूं तो कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 38, 30 30 60, हाँ माइनस का 38। तो y की वैल्यू क्या निकल आई, -38। तो -38 विल बी योर करेक्ट आंसर। और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्तियों का औसत 78 किलोग्राम है। 14वें व्यक्ति का औसत 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। क्या कह रहा है, 14 टोटल आदमी है जिनमें 13 का वजन आपको गिवन है, और क्या कह रहा है, 14वें व्यक्ति का वजन टोटल जो 14 का वजन है उससे अधिक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 13 व्यक्तियों का कितना है हमारा औसत वजन, 78 किलोग्राम। 13 व्यक्तियों का 78, ये औसत है आपका। और कह रहा है 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्तियों के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। तो 14वें व्यक्ति का औसत वजन बताइए। अब 14 व्यक्तियों का औसत क्या होगा, 13 का तो गिवन है 78, 14 का निकालना हो तो 14वें व्यक्ति को मैं x मान लूं। 14वें व्यक्ति का वजन मैंने x मान लिया। लेकिन एक हम और मेथड यूज कर सकते हैं। 13 का अगर मैं टोटल निकाल लूं तो कितना आ रहा है, 13 व्यक्तियों का टोटल वजन 78 × 13, यही आएगा टोटल वजन 13 का। 14 व्यक्ति का वजन माना है हमने x, तो 78 × 13, तो 13 का हो गया प्लस x। ये कितने का हो गया, 14 व्यक्तियों का। तो 14 व्यक्तियों का ये औसत वजन हो गया। और वो क्या कह रहा है, 14वें व्यक्ति का जो वजन है ये हो गया 14वें का, वो 13 का जो औसत वजन है, यानी टोटल 14 का जो औसत वजन है उससे क्या है, 39 अधिक है, प्लस 39। बस ये बन गया आपका फॉर्मूला। इसी चीज को सिर्फ आपको समझना है, आगे क्वेश्चन आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। क्या गिवन है कि 14वें व्यक्ति का जो वजन है वो टोटल 14 का जो औसत है
उससे 39 अधिक है, तो टोटल 14 का औसत ये हो गया, इससे 39 अधिक, बस इसको अब सोल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, 39 प्लस में 78 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 104, और ये आ गया आपका 101, 1014 प्लस x डिवाइड बाय 14। फोर्टीन अगर इधर ले जाऊं मैं तो कितना आ रहा है, 14x इज इक्वल टू 39 इंटू 14, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगी, प्लस 1014 प्लस में x। अब इस x को इधर ले जा सकता हूँ, 13x इज इक्वल टू 39 इंटू 14 प्लस 1014। अब मैंने इसके मल्टीप्लाई क्यों नहीं की, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये 13 से कट रहा है 3 पे, तो यहाँ भी आपको काटना पड़ेगा, 13 7 91 और 13 8 104। तो x का वजन कितना आ गया, 78 इंटू 3 224। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। 13 व्यक्तियों का औसत वजन 78 किलोग्राम है, 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 के औसत वजन से 39 किलोग्राम अधिक है। 14वें व्यक्ति का वजन बताइए। इसमें कुछ करेक्शन लग रही है, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। तो 14वें व्यक्ति का वजन मैंने x सेलेक्ट कर लिया, वो सभी 14 के वजन से 78 इंटू 13 प्लस में x डिवाइड बाय 14, ये 14 का वजन हो गया, इससे 39 अधिक है। तो x की अगर वैल्यू निकालूं मैं तो 78 इंटू 13, इसकी आप मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि आगे 13 कट जाएगा, तो ऐसे आप कैलकुलेशन में टाइम सेव कर सकते हैं। प्लस x और 14 इंटू 39 प्लस 39 इंटू 14, और 14 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी अगर एलसीएम लें तो 14x की अगर मैं बात करूं, x मैंने इधर ले लिया, क्या आ गया 13x इज इक्वल टू 78 इंटू 13 प्लस 39 इंटू 14। तो 13 से 13 का ये गया 6 पे आपका, तो कितना आ गया 78, और 13 से ही कटेगा 3 पे प्लस 42। बस अब आपका देखो हमारी कैलकुलेशन में गड़बड़ थी, तो कितना निकल आया 120, तो 120 किलोग्राम आपका क्या होगा सही उत्तर। तो आपको कैलकुलेशन का एग्जाम्स में विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि छोटी सी भी अगर आपकी गलती हो जाए तो ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। एवरेज का ये क्वेश्चन है, ठीक है साथियों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अब हमारा, नेक्स्ट है हमारा 8th क्वेश्चन। एक ठोस घन जिसके प्रत्येक कोर की लंबाई, एक क्यूब है जिसके प्रत्येक एज की लंबाई दी हुई है आपको 48 सेंटीमीटर, a इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, ये गिवन है, को पिघलाया जाता है, मेल्ट किया। इस पिघले हुए घन से बिना किसी अपव्यय के, और वो कह रहा है कुछ भी लॉस नहीं हुआ, एक समान ठोस घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है बनाए जाते हैं, ऐसे कितने छोटे घन प्राप्त होंगे। तो एक और आपका अच्छा क्वेश्चन है क्यूब से रिलेटेड। आप देख सकते हैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं जो हम आपको करा रहे हैं। तो कह रहे हैं इसको पिघला दिया एक घन को जिसका एज क्या था 48, उससे छोटे छोटे कई सारे घन बना दिए, छोटे छोटे क्यूब्स बना दिए, तो कितने क्यूब बनेंगे। और वो कह रहा है हर एक का जो वॉल्यूम है वो सेम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप जानते हैं जब भी हम किसी भी एक शेप को पिघला के या मेल्ट करके दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हैं तो दोनों का आयतन हमेशा क्या रहता है सेम। तो अगर इसका मैं एज मान लूं A1 और उसका A2 जिसको पिघला के बनाया है, तो अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, वॉल्यूम ऑफ 1 इंटू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ 2। एक्स क्या है, या फिर n मान लो, नंबर ऑफ जो छोटे छोटे क्यूब्स आपके बनेंगे। तो इसका वॉल्यूम अगर बात करूं तो कितना क्या होता है क्यूब का वॉल्यूम, a क्यूब 48 इंटू 48 इंटू 48। और वो कह रहे छोटे छोटे घन बनाए जिनमें प्रत्येक का आयतन गिवन है, इनका हमें वॉल्यूम गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब, और n हमने मान लिया बने जितने बने, तो ये 64 आ गया। तो n की अगर वैल्यू निकाल लूं तो कितनी आएगी 48 इंटू
48 इंटू 48 डिवाइड बाय 64। 8 से काटूँ तो 8 पे चला जाएगा, फिर से 8 से काट दूंगा 6 पे चला गया। n की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आ गई 48 इंटू 36, तो ये आपका 12 और 48 यानी 16 और 1728। तो कितने आपके क्यूब्स बनेंगे 1728। तो नंबर ऑफ क्यूब्स जो आपके बनेंगे जिन हर एक का वॉल्यूम क्या होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, वो कितने होंगे 1728। तो 1728 विल बी योर करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th में कह रहा है 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत 55 रुपए है तथा 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत 65 है। एक पेन और पेंसिल की कुल कीमत कितनी है। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम्स में। क्या गिवन है, अब एक पेंसिल को तो मैं P मान लूं और पेन को मान लूं Q, मान सकता हूं। तो कह रहे 2 पेंसिल और 3 पेन की कीमत, 2 पेंसिल 2P और 3 पेन 3Q कितनी है 55। एक और दी है 7 पेंसिल और 2 पेन की कीमत, 7 पेंसिल प्लस 2 पेन 65 है। एक पेन और एक पेंसिल की कुल कीमत बतानी है। तो एक इक्वेशन बन गई आपकी, सोल्व कर सकते हैं इनको, कोई भी मेथड जो आपको इजी लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मैं अगर एलिमिनेशन मेथड लगाऊं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशंस को बराबर, तो उसमें आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या है, यहाँ से अगर Q की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ रही है 2Q इज इक्वल टू 65 माइनस 7P। Q की वैल्यू आ गई 65 माइनस 7P डिवाइड बाय 2। इसको मैंने 1 दे दिया, ये हमारी 2 निकल आई। तो इस वैल्यू को Q की इसमें पुट कर दूं फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2P प्लस 3 इंटू 65 माइनस 7P डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 55। बस सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकल आएगी। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 4P प्लस 65 इंटू 3 195 माइनस 21P इज इक्वल टू 110, क्योंकि एलसीएम ले लिया तो मल्टीप्लाई हो गया। तो 4P और ये कितना हो गया माइनस का 17P, 195 माइनस 17P इज इक्वल टू 110। 17P को मैं उधर ले जाता हूँ, 110 को इधर ले आता हूँ, कितना आ जाएगा 195 माइनस 110। तो P की वैल्यू निकल के आ गई हमारी 5। तो एक पेंसिल की कीमत निकल आई आपकी 5 रुपए। अब उसने पूछा एक पेंसिल और एक पेन की कुल कीमत बताओ, तो पेन की कीमत निकालनी होगी अब आपको, यानी Q की वैल्यू। तो इस P की वैल्यू का आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, आपकी Q की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, मान लो इसमें पुट करता हूं मैं 7P, P की वैल्यू 5 प्लस 2Q इज इक्वल टू 65, 35 प्लस 2Q इज इक्वल टू 65। तो Q की क्या वैल्यू आ गई यहाँ से 15। एक पेंसिल और एक पेन की कुल कीमत बताओ, यानी P प्लस Q, 5 प्लस में 15 20 रुपीज। तो एक पेंसिल और एक पेन की कुल कीमत क्या होगी 20 रुपए, यानी 20 रुपीज। अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, डिफिकल्ट नहीं है, बस अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है अब हमारा 10th क्वेश्चन। तो ये 10th क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क का क्वेश्चन, कल के सेशन में मैं इसको सोल्व करा दूंगा। तो ये था साथियों हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जितना हो सके कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल फिर से आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ SSC CGL 2023 के।
इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।